हमने अभी तक क्या किया था, हमने पिछली क्लास में ना डेरिवेटिव किया था। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं हमने वो सीखा था। ऐसे ही आज हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे आपने टेंथ क्लास में एक टर्म सीखी है समेशन। सीखा समेशन कभी आपने? हम टेंथ क्लास में स्टैट्स में ऐसा यूज करते थे, समेशन ऑफ एक्स आई और डिवाइड बाय एन। याद है ना कुछ? यस सर। है ना? हाँ, जब हम समेशन करते थे एक्स आई का, तो मेरे दिमाग में ये चीज ऑलरेडी बैठी हुई है कि जब मुझे समेशन करना है एक्स आई का, तो इसका मतलब है एक्स वन फिर एक्स टू एंड सो ऑन, जितना भी आई होगा एक से लेके एन तक वहां तक जाएंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे। ये हमने समेशन का मतलब सीखा हुआ है। ठीक है, समेशन में और इंटीग्रेशन में काफी सिमिलैरिटी है। जो डिफरेंस है मैं वो सीखना, मतलब ये भी सम करता है और ये जो इंटीग्रेशन है ये भी सम करता है, लेकिन दोनों के सम करने का तरीका अलग अलग है। या ऐसा बोलो कि ये जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा बेटर वे है सम करने का। ठीक है, पर दोनों को सम करने की जो कंडीशंस हैं और जो क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग है। मतलब जहां पे मैं समेशन लगा सकता हूं वहां पे मैं इंटीग्रेशन नहीं लगा सकता, जहां पे मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूं वहां पे मैं समेशन नहीं लगा सकता। जैसे समेशन का ये है एस, है ना, समझने के लिए ऐसे बोल देते हैं, जो एस था ना सम, इसी सम को ही उन्होंने क्या कर दिया, साइन बना दिया इंटीग्रेशन का। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन देखोगे तो आपको ये साइन दिखेगा कि ये जो साइन है हमारे पास एस टाइप का, ये मतलब क्या, हमें इंटीग्रेशन करना है, सम करना है। शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं कि क्या करना है, हमें सम करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है समझाना, सोल्व करना तो ऐसे ही है जैसे इसके फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना, सोल्व करना। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं इसका। तो अगर हमें सम करना हो तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कोई बोले कि ये मैं एक नंबर लाइन लिखता हूं, ठीक है, ये पॉइंट जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये तीन है, ये चार है। कोई बोले जीरो से स्टार्ट करके चार तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सम कर दो, जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सम कर दो, तो क्या आएगा सम? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, सात दो नौ और एक 10 आ गया, है ना? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर हमें जीरो से स्टार्ट करके चार तक का करना है तो हम क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे। अच्छा, अब ये सोचो, इसके बाद ये सोचो कि एक से लेके चार तक तो चलो ठीक है, सम कर दिया। अब मैं इसमें बोलूं आपको कि एक से शुरू करना है या जीरो से शुरू करना है, और चार तक जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे आते हैं सबका सम करो। प्लस जीरो और एक के बीच में जितने भी नंबर आ सकते हैं सबका सम करना है। मतलब जीरो हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सबका सम करना है। कहां से ऐसे लेके कहां तक? 0.1 और 0.2 के बीच में मेरे पास 0.11 हो सकता है, 0.12 हो सकता है। इन दोनों को ब्रेक करूंगा मैं 0.11 को, तो 0.101, 0.102 एंड सो ऑन। क्या मैं कभी ये बता पाऊंगा कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे? जैसे मैंने छोटे ही बता दिया कि जीरो और चार के बीच में चार नेचुरल नंबर हैं, तो मैं क्या कभी रियल नंबर्स के लिए कभी बता पाऊंगा कि जीरो और चार के बीच में कितने नंबर हैं? पॉसिबल? नो सर। मैथमेटिक्स में आपने सीखा है ना, क्या हम कभी भी यह बता पाएंगे जीरो और चार के बीच में कितने नंबर हैं? बता ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है अभी तक बताने का। अगर रूल है भी सही तो हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक, है ना? हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि हमें ये बता देंगे कि इसके बीच में कितने रियल नंबर आएंगे। सम निकालना तो दूर की बात है, सम तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको ये पता हो कि सम करना किसको है। यहाँ तो पता था कि इन चारों को सम करना, निकाल दिया, यहाँ पता ही नहीं किसको सम करना है, तो क्या करोगे? तो जब ऐसी कोई चीज जहां पे हम अलग अलग नंबर को डिफाइन नहीं करते कि एक नंबर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो वहां पे इंटीग्रेशन जो है हमारी हेल्प करता है। क्या करने में? टोटल निकालने में। अगर मुझे जीरो से चार तक जितने भी नंबर हैं उन सबका सम करना है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज करके इस चीज को सोल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? क्योंकि अब वो कर रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया छोटा सा समझने का। इंटीग्रेशन और सब में एक चीज आप और समझो, ये अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू है, और
जो और एक अच्छा वर्ड है समझने के लिए, ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डिस्क्रीट वैल्यू। समझते हो डिस्क्रीट का मतलब? क्या आपने कभी भी एक वर्ड सुना है डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब हो गया अलग अलग, मतलब एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू फिर तीसरी वैल्यू। ये जो हो गया ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। मतलब जैसे मान लो आपके आसपास ईंटें रखी हैं, पत्थर रखे हैं छोटे छोटे, आपको पत्थर उठा के पानी में फेंकने हैं, तो आपने एक फेंका, फिर दूसरा फेंकोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक काउंट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब अलग अलग काउंट कर सकते हैं आप। ईंटें फेंक रहे हो छत पे, एक दो तीन, जहां पे मैं अलग अलग काउंट कर सकता हूं वो डिस्क्रीट बोला जाता है। और जहां पे डिस्क्रीट होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम समेशन यूज करते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3। लेकिन जैसे मान लो एक पाइप है, एक पाइप में से पानी आ रहा है, ठीक है, घर में टैप वाटर है, पानी निकल रहा है वहां से। आप ये नहीं बोलोगे ना कि एक पानी आया, दूसरा पानी आया, तीसरा पानी आया, वो तो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो जब मैं ये नहीं बता पाता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना नंबर है, मुझे तो पता है कि रेंज क्या है, कि यहां से लेके यहां तक निकालना है मुझे। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू पता है और फाइनल वैल्यू पता है, दो वैल्यू पता है, इनिशियल और फाइनल। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बीच में कितनी वैल्यूज है, मुझे बस रेंज पता है, यहां से शुरू करना है यहां तक आना है। जैसे पाइप से पानी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली पानी आ रहा है, तो वहां अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। तो समेशन जब अलग अलग होता है तो सिग्मा यूज कर लेते हैं। जब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस आती है तो क्या यूज कर लोगे, इंटीग्रेशन यूज कर लोगे। अलग अलग है तो क्या यूज कर लोगे, समेशन, ठीक है। और इकट्ठा एक साथ आ रहा है तो क्या यूज कर लोगे, इंटीग्रेशन। ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है किसकी, इंटीग्रेशन की, कि जब टोटल सम निकालना होता है आपको तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन। जैसे आपने सुना हुआ है कि सर्कल है, इस सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आपने सुना है ये? कोई बोले प्रूफ करके दिखाओ, बोलोगे नहीं प्रूफ करना तो नहीं आता हमें, मैंने सीखा ही नहीं प्रूफ करना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं सारे, सर्कल का एरिया, स्फेयर का जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये सारे जो फॉर्मूले आपके पास हैं, मतलब शेप्स के, ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन से ही आए हैं। कि हमारे पास एक शेप थी, हमें टोटल एरिया निकालना था, मतलब एक पॉइंट चूज किया, ऐसे ऐसे इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स का हमें सम निकालना है। सभी पॉइंट का जो सम आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये एरिया मेरे पास आ गया। अब ये जो एरिया है, इस एरिया को निकालने का जो तरीका है वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज करके मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन का यूज करके मैं एरिया निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन का यूज करके मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। मैं अभी आपको आज एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो इंटीग्रेशन का रूल यूज क्या है, कि कोई भी चीज दे रखी है छोटी छोटी, उनको जब टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जोड़ना हो तो इंटीग्रेशन, तोड़ना हो तो डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपल टर्म में क्या है, जब किसी चीज को जोड़ना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में दे रखा है और आपको जोड़ना है सबको, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तोड़ना है अलग अलग तो क्या कर दोगे, डेरिवेटिव। तो जो जब छोटे छोटे पार्ट हैं आपके पास, क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और आपको सबको इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो आप यहां क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। आपके पास पूरा इकट्ठा एक साथ है, आपको इसको अलग अलग तोड़ना है तो क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे। जोड़ना है तो इंटीग्रेशन, तोड़ना है तो डेरिवेटिव। मतलब कोई छोटी छोटी वैल्यूज हैं और आपको सबको ऐड करके एक बड़ी वैल्यू बनानी है, सबका सम चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। बहुत बड़ी वैल्यूज आपके पास पूरी, आपको उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग करना, तो क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे। कि मैं सिंपलेस्ट लेमैन लैंग्वेज की टर्म में समझा रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो हमारी जो एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो अलग होते जाएंगे, ठीक है। सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि जोड़ो और घटाओ, मतलब जोड़ो और तोड़ो। तो जोड़ना तोड़ना सब जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में काउंट होता है, ठीक। तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो इंटीग्रेशन का जो तरीका है लिखने का, जैसे डेरिवेटिव का तरीका ये था d/dx/y। तो हर एक की एक रिप्रेजेंटेशन है, तुम्हें पता है प्लस के लिए ये साइन यूज करना है, कि दो नंबर को प्लस करना तो ये लिखना ही पड़ेगा, ये तो ऑपरेशन है। तो ऐसे ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में
ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेटर है, कुछ काम करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे होंगे, पूरा जोड़ना है तो इंटीग्रेट कर दो, तोड़ना है तो डेरिवेटिव कर दो, ऐड करना है तो प्लस कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दो, डिवाइड करना है ना, तो साइन जो यूज करते हैं, जैसे वो ऑपरेटर है ऐसे एक ये भी एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो लिखने का तरीका क्या होता है इसको, कि इसको लिखने का तरीका ये साइन यूज किया, ठीक है, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है वो लिखा, और साथ में लिख दिया dx। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं इंटीग्रेशन, क्या रीड कर रहे हैं इसको हम, इंटीग्रेशन ऑफ fx। इस फंक्शन fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो है ही, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में ये चीज हमेशा कॉमन चलेगी, कि जो अगर ये x है तो यहाँ dx आएगा। मान लो यहाँ आपको लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा, dt आएगा, सोचो खुद, कॉमन सेंस है। जैसा फंक्शन जो वेरिएबल आपको देंगे आपको वही वेरिएबल यूज करना है। अगर यहाँ x था तो x लगा दिया, अगर यहाँ t है तो क्या आएगा, यहाँ पे t लिखोगे या dx लिखोगे। अगर आपका इतना दिमाग चलता है तो इतना ही चाहिए, मैं फिजिक्स में ज्यादा नहीं चाहिए, हमें फिजिक्स में तो कम ही चाहिए। मैथमेटिक्स में जब आप पास मैथ्स है तो वो 12th क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, 12th क्लास में आप, मतलब अगले साल जुलाई में, एक साल बाद आप मैथ्स का बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ेगा मैथ्स में, और एक साल में तो हम इतनी बार यूज कर चुके होंगे इंटीग्रेशन फिजिक्स में, बेसिक बेसिक एक दो फॉर्मूले हैं वही यूज करने हैं बार बार, तो मुझे पता है यहाँ dt आएगा। अगर आपको दे दिया कि इंटीग्रेशन करना है आपको एक फंक्शन का क्यू क्यू, तो साथ में क्या आएगा, dt dx dy, क्या आएगा साथ में, dq। साथ में क्या आएगा, dq आएगा। बहुत बढ़िया, इतनी सी कॉमन सेंस हमें चाहिए। तो पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है, हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, हमें इंटीग्रेशन का एक सिंगल फॉर्मूला पढ़ना है। देखो ये सब फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अभी, पिछली 2-3 क्लास से, ठीक है, एक क्लास में और लूंगा, और फिर हम शायद संडे को, मंडे से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि फॉर्मूला स्टेट करता है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का, आपको याद होगा हमने x की पावर n का डेरिवेटिव सीखा था, याद है, हमने x की पावर n का डेरिवेटिव सीखा था, बिल्कुल x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर x की पावर n है तो यहाँ पे क्या आएगा साथ में, dx dy dq dp, क्या लगाओगे, dx। साथ में क्या आएगा, साथ में dx आ जाएगा, x की पावर n है और साथ में क्या आ गया, dx। तो साथ में अगर dx आएगा तो फॉर्मूला स्टेट करता है x की पावर n का आंसर होता है एक पावर रेस कर दो और सेम पावर से डिवाइड, एक पावर रेस कर दी सेम पावर से डिवाइड, और प्लस सम कांस्टेंट लगा देते हैं, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, जो अगर हम अपना जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 11th का, अगर हम फर्स्ट टर्म या अकेला फॉर्मूला भी देख लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, इतना फॉर्मूला हमारे लिए बहुत है। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, इतना फॉर्मूला हमारे लिए बहुत है फर्स्ट टर्म के लिए। सीबीएसई के लिए एक सिंगल फॉर्मूले से हमारा पूरा काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन लिखा मैंने कि मुझे जो है वो इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 का। अब क्या होता है, डेरिवेटिव पढ़ने के बाद बच्चों को डाउट आता है, मैं दोनों एक साथ दिखाऊंगा आपको कि यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं और यहां पे मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर क्या हो रही है, एक बढ़ रही है और सेम पावर से डिवाइड, तो अगर पावर 3 थी तो फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर क्या आएगा, 4, नीचे 4 और प्लस c। जब डेरिवेटिव करते हैं x की पावर n का तो क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर कम कर देते हैं। तो डेरिवेटिव की नोटेशन ये है, इंटीग्रेशन की नोटेशन ये है। इसका आंसर क्या आएगा, 3x²। तो हमने पूरा सीख ही लिया लास्ट क्लास में, है ना, ये तो हमने पूरा लास्ट क्लास में सीखा ही था। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर -4 dx का,
और डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का -4 का। बताओ क्या आएगा फटाफट। एक तरफ डेरिवेटिव है, एक तरफ इंटीग्रेशन है। किया सोल्व किया। हाँ, पहले का आंसर कितना आ रहा है? इसका आपने आंसर बोला एक पावर बढ़ा दोगे सेम पावर से डिवाइड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बोल भी सकते हो अनम्यूट करके अगर नहीं लिखना है तो, ठीक है। एक पावर बढ़ा दोगे सेम पावर से डिवाइड, तो क्या आएगा? एक्स की पावर -4 + 1 तो -3 डिवाइड बाय -3 प्लस सी। अभी तुम्हें दो डाउट आएंगे, एक तो ये सी क्या है, सी हम संडे करेंगे कि सी का रोल क्या है और सी को कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे क्वेश्चंस के अंदर, ये आएगा पार्ट, पर आज नहीं डिस्कस कर सकते। और जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आ गई और एक्स की पावर एक कम कर दी, ठीक है। तो दोनों एक साथ चलेंगे। एक ही क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है, हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है, दोनों शायद हम एक साथ करने पड़े, ठीक है। कभी डेरिवेटिव कभी इंटीग्रेशन, दोनों आते हैं हमारे पास डेरिवेटिव करने के लिए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो। सिर्फ इसमें जो डाउट आता है वो अभी सी वाला डाउट आ रहा होगा कि सी का मतलब क्या है, बाकी सब फिक्स है, बाकी सब कॉमन चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ रूल जो हैं वो सेम हैं जो डेरिवेटिव के थे, वही रूल इंटीग्रेशन के। जैसे डेरिवेटिव में एक रोल था कि रोल बोल रहा हूँ, एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव करना है। याद है क्या करते थे? सर एडिशन कर देंगे, स्प्लिट कर। दोनों को अलग अलग कर देते थे कि इसका डेरिवेटिव अलग कर दिया एक्स क्यूब का और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग कर दिया। अब यही क्वेश्चन यहां पे आ जाए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो हम अभी इसको हम पहली बार कर रहे हैं तो हम अलग अलग करके दिखा देते हैं कि दोनों का मैंने अलग अलग कर दिया। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा? एक पावर बढ़ा दोगे सेम पावर से डिवाइड। इसका आंसर क्या आएगा? एक पावर बढ़ा दोगे सेम पावर से डिवाइड। और जितने भी आप इंटीग्रेशन कर लो लास्ट में हम कांस्टेंट एक ही लगाते हैं, सी। तुम बोलोगे ऐसा कि जब दो इंटीग्रेशन है तो दो सी आने चाहिए, आने तो दो चाहिए। मान लिया पहले वाले का कांस्टेंट है C1, दूसरे वाले का कांस्टेंट है C2, अब ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, मिला के मान लिया एक नया कांस्टेंट आ गया C। तो जितने भी अगर दो कांस्टेंट को ऐड कर दोगे तो आंसर भी तो कांस्टेंट ही आएगा, तो मिला के लिखते एक ही है सिर्फ। तो ये हमारे पास रूल मतलब रूल आ गया है कि प्लस में होंगे तो अलग अलग कर देंगे। अब अगर मैं आपके सामने एक रूल और लिखूं कि मुझे इंटीग्रेशन करना है 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x का, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आप समझ जाओगे क्या करना पड़ेगा? ये सर। बताओ इरा, तुम बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या रिपीट करोगे? करने वाली। हाँ हाँ बोलो, सुनाई दे रहा मुझे। सर रिपीट करना। एक मैं अपने फादर से बात कर रही थी, अभी उनका कॉल आ रहा था। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बताओ क्या करोगे? सर पीछे वाला मैंने सुना नहीं ना, मेरे फादर का कॉल आया हुआ था। क्लास के बीच में अवॉइड क्या करो। और कौन बोलेगा? सूरज तुम बोलो। सर 4x/4 नहीं, 4x⁴/4 तो हम प्लस इसको थोड़ा सा थ्री और एक्स एक की स्टेप पावर। वाइज करते हैं। ठीक बोल रहे हो बिल्कुल सूरज, इसको हम स्टेप वाइज करते हैं। पहले 4 अलग ले गए और इंटीग्रेशन आएगा x³ बाय x³ का इंटीग्रेशन है ना, कांस्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो आएगा x³ dx। यहां पे 3 बाहर आ गया x² dx, और यहाँ पे 5 बाहर आ गया और ये आएगा x dx। अब बोलो सूरज। सर x⁴/4, x⁴/4, फिर वो 3 आएगा, फिर x⁴ 3 अपॉन वो डिवाइडेड बाय 3।
फिर x की पावर 2 अपॉन ये x डिवाइडेड का बाय 2। मतलब 1 हो गया, ठीक है, हाँ तो 2 आएगी। 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 4 कैंसिल, यहाँ 3 कैंसिल, और ये आएगा 5/2 x², और जहां इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम वहां पे प्लस सी लगा सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया प्लस सी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये इंटीग्रेशन आई था, तो इस आई की वैल्यू मेरे पास आ गई। सबका अलग अलग कर दोगे, कर सकते हो ना इतना इंटीग्रेशन तो। यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन और देखो, ये करो ट्राई एक बार, ये ट्राई करो। आई आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3t² -4t +5 और इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। करो ट्राई फटाफट, जिसका हो जाएगा बताना, बताना आंसर क्या आएगा। इसमें आपको एक चीज सिखाता हूँ और, जो इसमें आपका ये पार्ट नहीं होगा 5 वाला, इसमें डिफिकल्टी आती है। कहाँ करें हम इसको, यहीं कर लेते हैं, साइड में बॉक्स बना के कर देते हैं हम इसको। कि एक जो चीज है जो हम गड़बड़ करते हैं सोल्व करते हुए, मैं यहाँ कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसके, इसी सेम चीज के। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ dx का, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूले में हमने बोला है, कभी भी ना हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने dx का इंटीग्रेशन किया, नहीं, x के रिस्पेक्ट में किया है। किया किसका है, x की पावर n का इंटीग्रेशन किया है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहां तो फंक्शन ही नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन करोगे, इस क्वेश्चन में तो फंक्शन ही नहीं दिया हुआ। तो अगर यहाँ x है तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे 1 दे रखा है आपको। इस 1 को मुझे किसी तरीके से x की पावर में लिखना है, तो मैं 1 को लिख सकता हूं x की पावर 0 इंटू dx। अब लग जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक पावर बढ़ाओगे सेम पावर से डिवाइड, तो पावर बढ़ाओगे तो क्या आ गया, x की पावर 1, नीचे भी क्या आएगा 1 और प्लस c, तो आंसर क्या बचा, x प्लस c। तो जैसे डेरिवेटिव होता है किसी कांस्टेंट का, तो वहां पे हम 0 कर देते हैं, यहां 0 नहीं होता। तो ये एक क्वेश्चन था। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 3dt का, जैसे यहाँ 5dt या 3dt का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या किया मैंने, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये बच्चा dt। अगर dx का आंसर x है तो dt का आंसर क्या होगा, सेम तरीके से ऐसे ही dt का आंसर क्या आएगा, पावर 0 है और ये आएगा 3 और ये t और प्लस क्या आ गया c। बोलो डाउट है, बोलो डाउट है क्या, 3t की पावर नो सर। 1 प्लस c, है ना। तो अब मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 5dy का, क्या डायरेक्ट लिख सकते हो बिना ये इतना करें, क्योंकि डायरेक्ट ही लिखते हैं पेपर में, 5d plus 5y प्लस c, 5 है ना। d तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, dy मतलब चेंज इन y है ना, तो y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इतना अगर समझ में आ गया है आपको, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब क्या ही बचा क्वेश्चन में, बिल्कुल सही लिखा है। कितने हमारे पास, 6-7 आंसर तो आ गए मेरे पास, गुड। बस बीच में माइनस था, तो अनुष्का आपने ये साइन गलत लगा दिया, गलती से शायद आपने माइनस ध्यान नहीं दिया। तो जब अलग अलग करोगे, स्टेप वाइज करोगे, तो कैसे दिखाओगे, 3 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, फिर -4 बाहर t dt, +5 बाहर और dt, तो यह आएगा 3t³ -4 t² 2 और 5t, और कांस्टेंट के लिए क्या आ गया, c आ गया। कुछ कैंसिल होगा, ये t³, ये 2t², ये +5t + c, ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन आ गया किसका, इस फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यही करना है हमारा अभी के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए हमें इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, क्या आप किसी भी सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए। और भी फॉर्मूले हैं, बट इंटीग्रेशन में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता, थोड़ा बहुत ही आता है, sin x cos x के भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, पर अभी एक क्लास में इतना जरूरत नहीं है हमें, इतना बहुत है हमारा अभी चैप्टर 3 पढ़ने के लिए, इतना हमारा बहुत है, ठीक है, सीबीएसई वाला पोर्शन पढ़ने के लिए। अब देखो मैं आपको एक मतलब एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि अभी मन में ना कहीं ये डाउट रह जाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ।
ठीक है। तो वो जो डाउट है, मैं आपको वो डाउट सोल्व करवा रहा हूँ कि कैसे, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला कि जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या करता है, वो सम करता है, वो एरिया वेरिया निकालने के काम आ जाता है हमारे। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि कैसे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, फिजिक्स में यूज करेंगे उसको, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, जितने भी चैप्टर आएंगे, हम ये बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्या होता है, बस इंटीग्रेशन कर दो। एरिया कैसे निकालोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो। एरिया कैसे निकालोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक, अगर हमें एरिया निकालना है तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली बस इंटीग्रेशन कर दिया फंक्शन का। कहां से कहां तक, पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। इसको फिजिक्स में बोला, मतलब इसमें बोला था, इसको बोलता है लोअर लिमिट, कि ये मेरे पास क्या है, लोअर लिमिट। इसको क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट है, एक मेरे पास क्या है, अपर लिमिट है। जैसे जैसे मान लो आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कर्व गिवन है, ऐसे ही बोला है कि ये था, और एक y इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे कर्व डिफाइन कर दिया इन्होंने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर्व दे दिया, ये एक कर्व दे दिया। इस कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, मतलब जब कर्व को प्लॉट किया तो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर्व बन रहा है, और बोला है इस कर्व में ना, यहां पे एक पॉइंट है, ये बोला यहां से लेके ये x इक्वल टू ए है, और एक पॉइंट ये बोल दिया x इक्वल टू बी। बोला है आपको ना ये एरिया निकाल के दिखाओ कितना आएगा। जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो डायरेक्ट एरिया के, वॉल्यूम के, वो ऐसे ही निकाले जाते हैं, एरिया करके, मतलब इंटीग्रेशन करके। वो बोला ये एरिया निकाल के दिखाओ क्या होगा, ये एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो इंटीग्रेशन स्टेट करता है कि जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल आएगा, ये एरिया आएगा सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो बस। एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो कर्व की लाइन है उसके नीचे का एरिया। कहां से कहां तक, जहां से शुरू करना है वहां से लेंगे, और जहां खत्म करना है वहां तक। तो जहां शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जहां खत्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो यहां से लेके यहां तक का जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये मुझे एरिया दे देगा। ये एप्लीकेशन है जो हम मतलब फिजिक्स में यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। और इस एप्लीकेशन में अच्छी अच्छी बात क्या है, हमें इंटीग्रेशन के लिए करना भी नहीं होता एरिया, मतलब इंटीग्रेशन यूज नहीं करना होता, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में क्योंकि शेप जो बनती है, वो सर्कल बन गया, ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, उनके मुझे डायरेक्ट फॉर्मूले पता है एरिया निकालने का। मान लो यहाँ ट्रायंगल बनता है, एज्यूम करो यहाँ ट्रायंगल बनता, और बोला ये एरिया निकालो। अब मैं बेवकूफ थोड़ा हूं कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करूंगा, मुझे पता है ट्रायंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो मैं सीधा उससे कर लूंगा। तो जिन क्वेश्चंस में, जिन कर्व के अंदर मुझे नहीं पता होता, जिस कर्व के अंदर मुझे नहीं पता होता, वहां पे हम फिर इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देते हैं। है वही बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है। तो ये फिजिक्स में हमारी एप्लीकेशन है जो हम यूज करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो बस। कैसे करेंगे वो देखते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया यूज करना, क्या आपको इसमें डाउट है, ये जो सिखाया मैंने आपको? क्योंकि अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आगे का फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्या हम आपको ये क्लियर है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर आपको ये क्लियर है तो फिर तो खत्म इंटीग्रेशन। बोलो, अगर आपको ये नो सर। कैसे अप्लाई करना है, फिर तो आगे का जितना भी पोर्शन करेंगे वो सब इजी है। सिर्फ हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना सीखना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, एक पावर बढ़ा दोगे, सेम पावर से डिवाइड और प्लस सी। ठीक है, इसको अलग तरीके से बोला जाता है। एक हमारे पास और आता है इंटीग्रेशन विद लिमिट, जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया है, इंटीग्रेशन विद लिमिट। इसका नाम होता है वैसे डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, पर हमारे लिए नाम मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए करता है, फिजिक्स वालों के लिए नाम वाम मैटर नहीं करते। हमारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि क्वेश्चन देंगे आपको ऐसे कि बोला है 3x² है dx, बोला इसका इंटीग्रेशन करो।
लेकिन उसने एक चीज ऐड कर दी एक्स्ट्रा, वो बोला है जो एक्स की वैल्यू है ना वो 1 से लेके 3 तक वेरी कर रही है। अभी मैंने आपको सिखाया है इंटीग्रेशन के अंदर ये जैसे ए बी है, ये क्या होता है, इसको क्या रीड करते हैं, लोअर लिमिट, इसको क्या रीड करते हैं, अपर लिमिट। फिर एक डाउट आता है बच्चों को, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक्स की है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू है। यहाँ वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू है। अगर यहाँ लिखा होता 1 से लेके 10 तक और लिखा होता टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, तो कोई बोले 1 और 10 किसकी वैल्यू है, तो टी की वैल्यू है। फिर क्वेश्चन आता है कहां पुट करोगे, वो भी सीखते हैं। ये जो 1 और 3 है इसको हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए कैसे यूज करेंगे। तो लिमिट दे रखी है, तो जब पहले सोल्व करते हैं लिमिट को भूल जाओ, आपको सिर्फ 3x² का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। कर सकते हो क्या, बताना आंसर। 1 3 को भूल जाओ, मुझे सिर्फ 3x² का इंटीग्रेशन करना बता दो, क्या इंटीग्रेशन आएगा, 3x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आएगा 3 बाहर आ गया, बिल्कुल ये आएगा x³/3 प्लस c, यही तो आएगा, है ना, सही लिख रहे हो, लिखा भी सही है कि 3 से 3 कैंसिल, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब यहां पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये 1 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे खैर 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जब ऐसे लिमिट दे रखी होती है तो इसका मतलब क्या है, जो भी आंसर आया है इंटीग्रेशन करने के बाद, कौन सा आंसर, जब मुझे एक फंक्शन दे रखा था और मुझे बोला है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्व कर दिया, बेसिक मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद इस लिमिट का यूज है, पहले यूज नहीं है, अब लिमिट का यूज है। तो सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, पहले इस पूरे फंक्शन में ये 3 पुट कर दिया, तो क्या आएगा 3 की पावर 3 प्लस सी, फिर माइनस साइन, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1³ प्लस सी, बीच में साइन क्या है माइनस का, 3³ कितना होता है 27 प्लस सी, -1 माइनस सी, सी से सी कैंसिल, क्या आंसर आ गया 27 -1 26 आंसर आ गया। तो फिजिक्स में जब हम मोस्टली इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये लिमिट वाला यूज करना है। अब आपको इसमें एक अच्छी बात क्या दिख रही है, सी तो कट गया, क्योंकि जो सी यहाँ पे आएगा वही सी यहाँ पे आएगा। तो जब भी हम ऐसा लिमिट वाला इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें सी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सी, क्योंकि कट जाएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो कैंसिल। एक क्वेश्चन और देखो भी फटाफट, आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया 2x² प्लस 3x और इसकी लिमिट सोल्व करनी है 1 से लेके 2 तक, बोला इसको सोल्व करके दिखाओ। माइनस ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला ही है हमारे पास कि माइनस करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करना, अब कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपको इंटीग्रेशन करना है, सब भूल जाओ, सिर्फ इंटीग्रेशन कर लो पहले, लिमिट तो बाद की बात है। तो क्या आएगा जब इंटीग्रेशन करोगे, तो 2x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, x³/3, x² का इंटीग्रेशन है x³/3 प्लस 3 बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर x का अगर बाहर आ गया तो x² का x²/2, इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा x²/2। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नाउ क्या फर्क पड़ता है, 1 से लेके 2 तक, प्लस सी भी आएगा पर मैंने सी अब इग्नोर कर दिया, ठीक है। यहां पे हम क्या कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं किसको, सी को, सी नहीं चाहिए हमें, क्यों, कट जाएगा इसलिए। तो क्या बचेगा, जब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो अब बचा मेरे पास कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दी, तो ये आएगा 2/3 इंटू 2 पुट करोगे तो 2³, फिर यहां 2 पुट कर दिया 3 2²/2, ये पूरी अपर लिमिट है, फिर माइनस साइन, अब 1 पुट कर दिया तो 2/3 1³ प्लस 3/2 1², ये आंसर आ गया। बोलो क्या बचा, 2³ कितना हो गया 8 दूनी 16/3,
प्लस 2 दूनी 4 दिए 12/2 कितना आ गया, 12/2 आ गया 6, फिर माइनस साइन 1³ 1 और ये आएगा 2/3 और ये आएगा माइनस का 3/2। ठीक है, 16 में से 2 गए, कितना आएगा, ये आएगा 14/3 पहले तो, और 6 माइनस 3/2 है, ये कितना आएगा 12 माइनस 3 और प्लस का 9/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, 14 2 जा 28, 9 3 जा 27, नीचे कितना आएगा 6, 28 दूनी कितना होता है 56 में से 1 कम कर दो 55/6 आंसर। इतना टिपिकल नहीं आएगा, मतलब ये टिपिकल मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है, सिंपल सिंपल ऐसे आते हैं कि एक ही लाइन में ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब ये बताओ क्या डाउट है, क्या डाउट है? नो सर। नो सर नहीं। नो सर। 2x + 5 इसको सोल्व करना है 1 से लेके 3 तक, करना सोल्व फटाफट, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं है, डिवाइड में नहीं आएगा तो इजिली सोल्व हो जाएगा। बताओ फटाफट जो है इसको सोल्व करो, देखो हो सकता है क्या, क्या ये जो इंटीग्रेशन है ये सोल्व हो सकता है, ये देखो क्या इतना इंटीग्रेशन जो है सोल्व कर लोगे या नहीं? फटाफट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अर्थ सानी, अर्थ सानी कहाँ गया अर्थ? तुम्हारा माइक खराब है क्या? नहीं लिख तो रहा है। अर्थ सानी माइक खराब है क्या तुम्हारा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक आंसर मेरे पास आ गया है, 3³ 27 और 9, एक आंसर मेरे पास आ गया है, बाकी भी करो सोल्व। एक आंसर आया है 44, एक आंसर आया है 30, देखो कोई और जो मैच करे किसी से पहले से, और जिसने किया है वह वेरीफाई करो, वह क्रॉस वेरीफाई करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो फटाफट। पहला स्टेप तो आसान ही है ना, पहला जो स्टेप है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। अरे तीसरा आंसर अलग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ऐसे ही होता है। तीसरा आंसर आ गया 40। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करना 5-7 क्वेश्चन, ठीक है, वो 5-7 क्वेश्चन ट्राई करना। यहाँ मैं होमवर्क लिख देता हूँ, इस ये तो हम इतने में कर लेंगे, ठीक है, मैं सब लिमिट वाले ही दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है 0 से 2 t² - t+1। दूसरा क्वेश्चन है q² - q + 10 1 से 3 dq। अगला आंसर, एक आंसर है 42, देखो 4 आंसर आ गया अलग अलग। तीसरा क्वेश्चन है 1 से 3, ठीक है, x² 3x² + 5x - 10। फोर्थ है 1 to 4, ये श्रेया सिंह के नाम से कौन आया है? हाँ
ये श्रेया सिंह के नाम से, अच्छा ठीक है। 1 to 4 देखो क्या आएगा यहाँ पे सोल्व कर, तो 3 बाहर आ गया, जब इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 में x³ बचेगा, x²/2 में x² बचा, यह आएगा 5x। हाँ सबका अलग अलग आ रहा है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 1 to 3, तो पहले 3 पुट किया, 3³ 3², 5 into 3, फिर माइनस साइन 1³ 1² और 5 into 1, ठीक है। 3³ 27 + 9 + 15 -5 6 7, ठीक है, -5 6 7। अब सोल्व कर लो इसको, इसमें क्या दिक्कत है। 15 में से 7 गए 8 और 9 17, 27 और 17 कितना आ गया, 27 और 17 आपके पास आएगा 44, है ना। प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो होती है, ठीक है। 4th क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, अभी लिख रहा हूं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ट्राई करना आज ही, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ ही। 1 to 4 5x³ -2x, ठीक है। डी सर आपका आंसर शायद गलत आ रहा है, आंसर 42 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या, 9 में से 7 गए 2, सॉरी 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 सर, ओह सॉरी। सही तो है, ठीक है सर, सॉरी। सही है, वो हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक। आप तो फर्स्ट टाइम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे थोड़े से तो फिर आपको ना ये प्लस माइनस करने में मिस्टेक नहीं करोगे फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से 4 0 से 3, और ये है हमारे पास t³ -t², चलो इसको कर देते हैं हम, t³ है ना, तो ये कर देते हैं 4, ये कर देते हैं 3t² + 2t + 5, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये 5 क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने इंटीग्रेशन के बेस पे, और सारा पार्ट ये मैं आपको इतना जो है वो पीडीएफ भेज देता हूँ, यहाँ तक का पूरा स्लोप तक का, ठीक है। ये ट्राई करना आप आज, संडे मिलेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास संडे को, ठीक है। होपफुली मॉर्निंग में ही मिलेंगे, संडे को मॉर्निंग में ही मिलेंगे, और उसमें हम ये यहाँ से आगे करेंगे स्टार्ट, इंटीग्रेशन का ही पार्ट करेंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो आज के लिए बहुत है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।